आज हम द्वंद्व समास के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, स्किप किए बगैर पूरा देखेंगे तो हर बात ठीक से समझ में आ जाएगी। और इसकी परिभाषा किताबी भाषा इस तरह से है, जिस समास में सभी पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। और ये तो हमें मालूम है कि हर एक समास में दो पद होते हैं, है ना, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। लेकिन द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, किसी का महत्व कम नहीं होता, वह द्वंद्व समास होता है। संस्कृत व्याकरण में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि चार्थे द्वंद्वः, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है। यानी क्योंकि दोनों बराबर होते हैं इसलिए च करके उसको, च का मतलब और है तो इसके महत्व को बताया जाता है। जैसे रामः च कृष्णः च। अब राम, इसका जो समस्त पद है वो है राम कृष्णौ। कृष्णौ से पता चल रहा है कि ये दो व्यक्ति द्विवचन है, यानी दो व्यक्तियों की बात हो रही है। तो जब इसको हम विग्रह करेंगे तो रामः च कृष्णः च, दो व्यक्तियों की बात होगी, दो दल की बात होगी, दो कोई भी जो भी है समूह की बात, जो भी दो व्यक्ति हैं। द्वंद्व का मतलब है कि आमने सामने दो दो हाथ होना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि यहाँ दो व्यक्तियों की बात हो रही है, राम और कृष्ण। सिंपल वे में हिंदी में कहेंगे राम और कृष्ण, और इसको विग्रह करेंगे संस्कृत में रामः च कृष्णः च। अब आगे देखते हैं कि द्वंद्व समास को किस तरह से, कितने तरीके से हम समझ सकते हैं। द्वंद्व समास को हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। एक क है इतरेतर द्वंद्वः, ख है समाहारः द्वंद्वः, और ग है एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या है, अंत के शब्दानुसार लिंग व वचन होता है। जैसे रामः च श्यामः च, यानी राम श्यामौ, है ना। तो राम और श्याम और मोहन, अगर तीन लोग हैं, राम श्याम मोहनाः, यहाँ पे मोहना में बहुवचन आ गया तो तीन व्यक्तियों की बात हो रही है। तो तीनों ही पद प्रधान, यानी कि जितने ही पद दो भाग होते हैं शब्दों के, दोनों के भाग बराबर होते हैं। और यहाँ पे च लगाकर इसे विग्रह किया जाता है। जितने शब्द उतनी बार च लगाया जाएगा। अब आते हैं समाहार द्वंद्व। शब्द समूहवाची, जैसा कि समाहार का मतलब ये है कि समूह की बात हो रही है। शब्द समूहवाची जातिवाचक हो। दूसरा, समास बनने पर शब्द के अंत में नपुंसक या एक वचन होता है। जैसे गोधूम चणकम, यानी गोधूमाः च चणकाः च तेषां समाहारः। अब यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन समूह की बात हो रही। तेषां समाहारः यानी उनका समूह। तो गोधूमाः च चणकाः च तेषां समाहारः। अब दूसरा भी देख ले इसका उदाहरण, कुक्कुट मयूरी कुक्कुटौ च मयूरौ च तेषां समाहारः। कुक्कुटौ च मयूर्यौ, यहाँ पे यानी द्विवचन आ गया। च तेषां समाहारः, तेषां जो है इनका ग्रुप है, इनका समूह है। अब इसमें तीसरा देखते हैं, ग में है एक शेष। इस समास में जोड़े का यानी युगल का समास होता है और दोनों पदों के स्थान पर किसी एक पद को लेकर द्विवचन अथवा बहुवचन लिखा जाता है। द्विवचन अथवा बहुवचन लिखा जाता है। जैसे माता च पिता च, तो पितरौ आ गया। दोनों में से माता और पिता दोनों हैं, लेकिन पितरौ अगर लिखा है, एक व्यक्ति की बात आ रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे माता भी साथ में है, क्योंकि द्विवचन है एक तो, और पिता के साथ में द्विवचन है, इसका मतलब माता भी साथ में है। पुत्रः च पुत्री च पुत्रौ, अब यहाँ पर भी पुत्रौ में द्विवचन है, तो इसमें भी ये जाहिर है कि इसमें पुत्र और पुत्री दोनों की बात हो रही है। इस तरह से यानी एक शेषम द्वंद्व व्यक्ति जो द्विवचन है, अंत में जो द्विवचन आया है उससे ये उसमें है एक व्यक्ति की बात, लेकिन द्विवचन से पता चल रहा है कि यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। अगर पुत्र है तो पुत्र और पुत्री दोनों होंगे, अगर पितरौ है तो माता और पिता दोनों होंगे। इस तरह का आभास, इस तरह की बात इसमें छिपी होती है।
क्योंकि युग्म की बात हो रही है, यहाँ जोड़े की बात हो रही है, यहाँ बताया ना जोड़े की बात हो रही है, तो माता और पिता एक जोड़ा है। इसी तरह से पुत्र और पुत्री, अगर घर में परिवार की बात होती है तो पुत्र और पुत्री हैं। इसी तरह से शब्द जो आते हैं उसको उसमें एक शेष द्वंद्व के अंतर्गत रखा जाता है। जहाँ पर समूह की बात आती है वहाँ समाहार द्वंद्व के अंतर्गत रखा जाता है। और जहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है लेकिन दोनों का जिक्र भी हो रहा है, जैसे राम श्याम, दोनों की बात हो रही है, राम श्याम, साथ में अंत में द्विवचन का बोध हो रहा है। इसका मतलब यह दोनों की बात, रामः च श्यामः च मोहना च, इस तरह से इसको च को लगाकर ये शो करते हैं। तो इस तरह से यानी इतरेतर मतलब इधर भी है उधर भी है, समाहार मतलब समूह है, एक शेष मतलब एक शेष की बात हो रही है लेकिन एक शेष जो है वो उसमें छुपा हुआ है, ये बात इसमें क्लियर हो रही है। अब आगे देखते हैं, इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इतरेतर द्वंद्व क्या है। इनके जो उदाहरण हैं इनको अच्छे से देख ले। माता च पिता च माता पितरौ, सीता च रामः च सीता रामौ, है ना। अंत में यहाँ पे औ की मात्रा आ जाती है, यानी कि ये द्विवचन का बोध होता है। यहाँ पे जय च जयः च अजयः च, तो जया जयौ, दोनों की बात हो रही लेकिन अंत में द्विवचन लग गया। रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ, हरिः च हरः च हरिहरौ, पार्वती च परमेश्वरः च पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। धर्म च अर्थः च कामः च मोक्षः च, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों शब्द आ गए, चारों के बीच में च लगाकर इनकी सारों की सभी की महत्ता बताई गई है। धर्म च अर्थः च कामः च मोक्षः च, तो इसका समस्त पद क्या बना, धर्म अर्थ काम मोक्षाह, यहाँ पर बहुवचन लास्ट में आ गया, बहुवचन, है ना। उसके बाद कंदम च मूलम च फलानी च, अब यहाँ पे सभी की बात हो रही, कंद मूल फलानी, तो इसका समस्त पद होगा कंद मूल फलानी। अब फलानी में भी बहुवचन शो हो रहा है, यानी तीन चीजें हैं, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे फलानी बहुवचन हो गया। ईशः कृष्णः च, तो ईश कृष्णौ, ईशः कृष्णः च, ईश्वर कृष्ण, तो कृष्ण कृष्णौ में द्विवचन आ गया। ग्रीष्मः च वसन्तः च ग्रीष्म वसन्तौ, रामः च सीता च राम सीते, राम सीते, क्योंकि सीता जो है वो स्त्रीलिंग है और द्विवचन में स्त्रीलिंग में एक की मात्रा आती है सहाते ता के अनुसार, तो राम सीते हो गया। पशु और पक्षी, तो पशु खगाह, क्योंकि यहाँ पे पशुः, यहाँ पर भी बहुवचन की बात आई हुई है क्योंकि किसी एक की बात नहीं की गई है। पशुः खगाह यानी पशु और पक्षी सभी, है ना, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन की बात की है। पशु खगाह, खगाह में बहुवचन आया है। इस तरह से इसमें दोनों रूपों की बात, जितने लोग हैं उन सब की बात की होती है, तो इसका मतलब हर एक शब्द के बीच में च लग जाएगा और ये इसका विग्रह रूप हो जाएगा। अगर दो हैं तो दो बार च आ गया, तीन है तो तीन बार च आ गया, चार है तो चार बार च आ गया। तो यानी जितने शब्द है उतनी बार च को हम प्रयोग करेंगे और इसमें सभी को प्रधान बनाते हुए इस शब्द को इस तरह से समस्त पद में सभी को प्रधान बनाते हुए इस तरह से अंत में बहुवचन या द्विवचन लगा देंगे, है ना। तो इसको हमने द्वंद्व समास को देखा कि इतरेतर द्वंद्व क्या होता है, ये हमें बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि समाहारः द्वंद्व क्या होता है। समाहारः द्वंद्व में हमने देखा था कि समाहार का मतलब समूह की बात है, तो समूह को ध्यान में रखते हुए हम इसके उदाहरण देखेंगे। क्या कहते हैं, त्यक् सृजम, त्यक् सृजम यानी त्वक च सृकः च अनयोः समाहारः, यानी ये जो जितने भी बात हुई है इन सब को का समाहार यानी ग्रुप यानी कि समूह बता दिया। शमी दृशम, शमी दृशदम यानी शमी च दृशद च अनयोः समाहारः। प्राणी पादम, प्राणी च पादौ च एषः समाहारः, एषः समाहारः। शीतोष्ण, शीतम च उष्णम च अनयोः समाहारः, है ना। यहाँ पर एक बात थोड़ी सी आप समझ लो कि यहाँ पे समाहार वहाँ आता है
समाहार की बात वहाँ आती है जहाँ पर समूह की बात हो रही। समूह कहाँ कहाँ होता है, बहुत से पेड़ हो गए, है ना, दल हो गए, जैसे कि कक्षा के विद्यार्थी सभी हो गए। जहाँ पे गिनती की बात नहीं है, समूह की बात हो रही है, वहाँ पर समाहार आता है। और जहाँ गिनती की बात हो रही है, एक दो व्यक्तियों की बात हो रही है जिनकी गिनती हम कर सकते हैं 1 2 3 4, वहाँ पर इतरेतर यानी च आता है। जितने व्यक्ति हैं उतनी बार च आ गया। लेकिन जो समाहार है वहां पर समूह शो हो रहा है। जहां पर भी शो हो रहा है कि समूह की बात हो रही है, वहां पर समाहार की बात होती है। और ये इसके पढ़ने से ही पता चल जाता है। जैसे मुख नेत्रम है तो मुख मुखम च नेत्रम च तेषाम समाहार, मुख और नेत्रों का समाहार हो गया। हस्त पादम तो हस्तौ च पादौ च तेषाम, अब 2 हाथ और 2 पैरों का एक ग्रुप हो गया, है ना। तो हस्तम हस्त पादप, और सबको पता है कि 2 हाथ होते हैं 2 पैर होते हैं, तो हस्तौ च पादौ च तेषाम। अब क्योंकि यहीं पर द्विवचन है, द्विवचन आ रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रुप की बात हो रही है, एक समूह की बात हो रही है ना। समाहार हो गया। तो चराचरम तो चरह च अचरह च एतयो समाहारा, है ना। तो चर अचर, चर यानी कि जीव, और अचर जो जीव नहीं है। तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। कोई एक जीव नहीं, जितने भी जीव हैं वो सब। चरह च अचरह च एतयो समाहारः, इनका समाहार, इनका समूह, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से समझना है कि समाहार में उनकी बात होती है जिनको हम एक ग्रुप में, एक समूह में देख रहे हैं, एक समूह में गिनती कर रहे हैं, एक समूह में रखा जा रहा है जिनको, वहां पर समाहार की बात होती है। और जहां गिनती की बात होती है, 1 2 या 3 की बात होती है, वहां पर इतरेतर आ जाता है। और जहां पर एक शेष द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व मतलब कि एक व्यक्ति की बात उसमें शो हो रही होती है और एक को, और लेकिन अंत में उसमें द्विवचन दिखाई दे रहा है। तो द्विवचन होने के कारण हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर युग्म की बात हो रही है, जोड़े की बात हो रही है। तो हमारे ध्यान फौरन ही अपने आप ही जोड़े की तरफ चला जाता है। पितरऊ है तो माता पिता, भ्रातरऊ है तो भाई बहन हो गए, पुत्र पुत्र की बात हो रही तो पुत्री और पुत्र हो गए, दंपति की बात हो रही है तो पति पत्नी की बात हो गई, है ना। अब यहाँ बालिका की बात हो रही है तो बालक और बालिका दोनों की बात हो गई। नरऊ की बात हो रही है तो नर और नारी की बात हो रही है। वृद्धऊ की बात हो रही है तो वृद्ध और वृद्धा, यानी कि नर और वृद्धा, नारी यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हो गए। तो वृद्धऊ, यहाँ पर एक व्यक्ति शो हो रहा होता है लेकिन जोड़े में शो हो रहा होता है, जोड़ा दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि इसके अंत में हमें द्विवचन या फिर बहुवचन का भान होता है, बहुवचन का बोध हो रहा होता है। इसलिए हम फौरन समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, ये जोड़े की बात हो रही है ना। तो इस समास में युगल शब्द जोड़े में शब्द होते हैं और समास बनाते समय दोनों में किसी एक पद को ही प्रमुख मानकर उनका समास बनाया जाता है। यदि 2 पद हों और द्विवचन में अर्थ निकले तो अंत में द्विवचन एवं बहुवचन या फिर बहुत संख्या में होने वाले शब्दों में बहुवचन अंत में होता है। इसके निम्न उदाहरण है, निम्न उदाहरण हमने देख लिए। जैसे कि यहाँ पे बालिका लिखा है, यहाँ पे बहुवचन है, बालक और बालिकाएं, है ना, हैं ये जोड़े में। बालक और बालिकाओं की बात हो रही, क्योंकि बहुवचन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे बालिका लिखा हुआ है, बालक बालिका दोनों हो गए। पितरऊ की बात हो रही है तो माता पिता की बात हो रही है। तो लगेगा यहाँ पे दोनों जब हम विग्रह करेंगे तो च की ही बात होगी। माता च पिता च, भ्राता च भगिनी च भ्रातरऊ, पुत्र पुत्रः च पुत्री च पुत्रऊ हो गया, पति च पत्नी च दंपति हो गया। इसी तरह से बालका च बालिका च, नरः च नारी च नरऊ, वृद्धः च वृद्धा च वृद्धऊ। इस तरह से इनको हमने जोड़ों में लेना होता है, युग्म में लेना होता है, जोड़ों में लेना होता है। और जब हम इसको विग्रह करते हैं तो हर एक शब्द के बीच में च लगाकर इसको विग्रह करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम अगले
समास के भेद की ओर बढ़ेंगे, वो है बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में क्या होता है ये भी हम अगले वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट में। अभी हम समझेंगे अच्छे से द्वंद्व समास के बारे में विस्तार से और इसका अभ्यास भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुव्रीहि समास के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।